हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो कि आधुनिक भारतीय इतिहास का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि हर एग्ज़ाम में आप ये मानो कि कोई भी एग्ज़ाम जो है हिस्ट्री जहाँ पर आती है वहाँ पर यह टॉपिक ज़रूर आता है। तो हमारा टॉपिक रहेगा 1857 की क्रांति या विद्रोह। आप 1857 की क्रांति भी इसको बोल सकते हो, विद्रोह भी इसको बोल सकते हो। क्रांति या विद्रोह एक ही बात होती है। तो इसके राजनीतिक कारण, और हाँ, मैं सारी चीज़ें छोटी छोटी बातों को जो है खोल कर बता रही हूँ, क्योंकि क्लास जो है जो पहली बार देख रहे हैं, जो बिल्कुल फ्रेश है, जिनको इतना नॉलेज नहीं है इतिहास विषय का, जो अब स्टार्टिंग से तैयारी करें तो उनको भी अच्छी तरह से समझ आ जाए। और जो अभी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं 2-3 साल से, जिनको इस विषय का अच्छा ज्ञान है, उनको तो समझ आएगी आई। लेकिन मैं साथ में जो है फ्रेशर स्टूडेंट्स को भी ध्यान में रखकर जो है हर चीज़ को धीरे धीरे डिटेल से बताती हूँ। इसलिए आप ये मत सोचिए कि मैडम बहुत ज़्यादा डीप चली जाती, बहुत धीरे धीरे छोटी सी बात को भी इतना डिटेल से बताती है, टाइम ख़राब हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे सारे स्टूडेंट्स को देखना पड़ता है, फ्रेशर और ओल्ड सभी को। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 1857 का विद्रोह, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम इसके पहले तो कारणों को देखेंगे कि यह किन कारणों से यह क्रांति जो है स्टार्ट हुई थी, यह विद्रोह प्रारंभ हुआ। ऐसे कौन कौन से कारण रहे, ऐसे अंग्रेजों की ऐसी कौन सी नीतियां थी, या अंग्रेजों ने ऐसे भारत में कौन कौन से काम किए कि भारतीय लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति छेड़ दी। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण, कि राजनीति में उन्होंने ऐसे क्या क्या काम किए जिसके कारण जो है भारतीय लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। तो पहला हमारा है पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि अंग्रेजों की कंपनी थी, उसकी साम्राज्यवादी नीति। मतलब उन्होंने जो है सिर्फ और सिर्फ भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करने की नीति अपनाई। तो इस नीति के कारण जो है भारतीय में असंतोष फैला और भारतीय जो है अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। सिर्फ और सिर्फ अपने साम्राज्य का विस्तार करना ही इन्होंने सबसे ऊपर रखा। तो साम्राज्यवादी नीति, जैसे मैं आपको पॉइंट पढ़ाऊंगी, आपको ये पॉइंट पूरी तरह से इसके हेडिंग के थ्रू कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से समझ भी आ जाएगा। कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रमुख कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी की साम्राज्यवादी नीति। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। इस युद्ध के बाद जो है भारत में कंपनी का शासन स्थापित हो गया था। मतलब एक तरह से कंपनी जो है उसकी स्थापना हो गई थी, उसकी परमानेंट रहने का जो है, आप ये मान लो कि अंग्रेजों को टिकट मिल गया था परमानेंट भारत में व्यापार करने का और भारत में अपना शासन स्थापित करने का। क्योंकि 1757 में प्लासी के युद्ध ने जो है इन्होंने बंगाल के राजा को हरा दिया और बंगाल को जो है पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लिया था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों को। फिर 1764 में इम्पोर्टेंट युद्ध होता है बक्सर का युद्ध। ये दोनों युद्ध जो है मैं आपको पढ़ाऊंगी कभी। प्लासी के युद्ध पे तो मैंने शायद एक क्लास करवा दी है, आगे का टॉपिक भी मैं आपको बहुत जल्दी करवा दूंगी। बक्सर का युद्ध भी कराऊंगी। जब ये युद्ध आपके पढ़े हुए होंगे तो आपको ये कारण जो है ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे। तो 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर पूरी तरह अधिकार कर लिया। वारेन हेस्टिंग्स जो कि गवर्नर जनरल था भारत में, उसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर कंपनी का पूरी तरह नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो बंगाल भी अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया, बिहार भी अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया और उड़ीसा पर भी जो है कंपनी का पूरी तरह शासन स्थापित हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठा, मैसूर इन सभी राज्यों से युद्ध लड़े और अपने साम्राज्य का भारत में विस्तार किया। मराठाओं के साथ भी अंग्रेजों के 4 युद्ध हुए हैं, मैसूर के साथ भी 4 युद्ध हुए हैं। इन युद्धों को भी, ये टॉपिक भी हमारा रहता है, हमारे बहुत सारे टॉपिक है जो कि पेंडिंग पड़े हैं। मैं आपको हर एक टॉपिक को डिटेल से करवाऊंगी धीरे धीरे क्लासेस के माध्यम से।
तो ये युद्ध लड़े, तो इन युद्धों से जो इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, मराठाओं को अपने अधीन कर लिया, अपना गुलाम बना लिया। मैसूर का भी जो राज्य था उसके अंदर जो जो क्षेत्र आते थे उन सभी क्षेत्रों पर जो है अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया। तो इस तरह जो है भारत में अंग्रेजों का साम्राज्य का विस्तार हो रहा था, अंग्रेजों के क्षेत्रों में वृद्धि हो रही थी। लॉर्ड वेल्जली की सहायक संधि ने साम्राज्यवादी नीति को और बढ़ावा दिया। तो इस सहायक संधि का टॉपिक तो हम अभी हमारा जस्ट पिछला ही टॉपिक था, बहुत डिटेल से करवाया है। साम्राज्यवादी नीति मतलब साम्राज्य विस्तार की नीति। तो इसने वेल्जली ने अपनी इस सहायक संधि के द्वारा भारत के बहुत सारे राज्यों को अंग्रेजों के अधीन किया और उन पर अपना नियंत्रण भी स्थापित किया। तो ये हमने पढ़ाई है कि वेल्जली ने अपनी इस नीति के द्वारा जो है अंग्रेजी साम्राज्य में विस्तार किया था। इसके बाद 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी भारत में गवर्नर जनरल बनकर आया। उसने अपनी लैप्स की नीति के द्वारा, डलहौजी का लैप्स का सिद्धांत, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है 1857 की क्रांति के कारणों में। ये टॉपिक भी मैं आपको करवाऊंगी, टॉपिक रहते हैं, लेकिन ये टॉपिक 1857 की क्रांति में पहले क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड है कि पहले मैम ये टॉपिक करवा दो, इसलिए मुझे बीच में ये टॉपिक करवाना पड़ रहा है, वरना मैं आपको सहायक संधि के जस्ट बाद जो है यही करवाने वाली थी, लॉर्ड डलहौजी वाला, लेकिन मैं आपको ये जल्दी ही करवा दूंगी। तो लॉर्ड डलहौजी ने भी जो है, जैसे कि वेल्जली ने सहायक संधि अपनाई थी, उसी तरह लॉर्ड डलहौजी ने जो है वो भारतीय राज्यों के साथ लैप्स की नीति अपनाई। इसमें जो है पुत्र गोद लेने पर प्रतिबंध था, ये मैं आपको बता दूंगी। तो लैप्स की नीति द्वारा युद्ध के द्वारा अकुशलता का आरोप लगाकर जो है झांसी को सतारा, नागपुर, जैतपुर, संबलपुर, पंजाब, अवध आदि राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। किसने? डलहौजी ने। डलहौजी ने किन किन राज्यों को मिलाया था अंग्रेजी साम्राज्य में? झांसी को, सतारा को, नागपुर, जैतपुर, संबलपुर, पंजाब, अवध आदि राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि लैप्स की नीति क्या थी। तो लैप्स की नीति के द्वारा लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया भारतीय राज्यों के साथ कि इसमें जो है कि कोई भी राज्य है, वहाँ अगर कोई राजा गद्दी पर बैठा है, उसके बाद जो उसका पुत्र गद्दी पर बैठेगा, अगर उस राजा का कोई पुत्र नहीं होता था तो गोद लिए हुए पुत्र को गद्दी पर बैठाने का अधिकार अंग्रेजों ने नहीं दिया, बल्कि उस राजा की मृत्यु के बाद उस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। मतलब कि अगर उसका खुद का सगा बेटा नहीं है तो वो राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा, अगर उस राजा का खुद का सगा बेटा है तो वो गद्दी पर बैठ जाएगा। तो ये था इसके लैप्स की नीति के द्वारा। तो झांसी, सतारा, नागपुर इन सभी राज्यों को जो है इसी नीति के द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया। परिणाम स्वरूप कंपनी की साम्राज्यवादी नीति से देसी शासक, मतलब कि भारतीय राज्य के जो शासक थे वो अंग्रेजों के विरोधी हो गए और उन्होंने 1857 के विद्रोह में बढ़ चढ़कर भाग लेने का निश्चय किया। तो ये हमारा पॉइंट था क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी की साम्राज्यवादी नीति, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अपने साम्राज्य में विस्तार करना, अपने राज्य की नीति में विस्तार करना। तो ये कारण बना क्योंकि अंग्रेजों ने जो है ऐसी ऐसी नीतियां भारत में लाई जिसके कारण जो उनका साम्राज्य का क्षेत्र बढ़ता गया, उनका ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय राज्यों पर अधिकार होता चला गया। जिन जिन राज्यों पर अधिकार हुआ अंग्रेजों का, वो सभी उन सभी राज्यों के जो राजा थे या वहाँ की प्रजा जो थी वो अंग्रेजों के खिलाफ थी, वो अंग्रेजों को पसंद नहीं करती थी, लेकिन उनकी मजबूरी थी क्योंकि उन राज्यों पर जो है अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था। लॉर्ड डलहौजी की लैप्स नीति, ये भी कारण है, अलग से दिया गया है राजनीतिक कारण में। तो ये हमने ऊपर वाले में भी पढ़ा, लेकिन अब यहाँ इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। लॉर्ड डलहौजी लैप्स के सिद्धांत के द्वारा अनेक भारतीय रियासतों, रियासत बोल दो आप या फिर राज्य बोल दो, अनेक भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया। इस सिद्धांत के अनुसार निसंतान, मतलब जिस राजा की कोई संतान नहीं होती थी, उस राज्य के शासकों को पुत्र गोद लेने के लिए ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। कोई भी राजा, आप मान लो झांसी राज्य है, झांसी का राजा है, उसकी कोई संतान नहीं है, अगर उसे पुत्र गोद लेना है तो उसे पहले अंग्रेजों से परमिशन लेनी पड़ती थी और अंग्रेज इसकी परमिशन देते नहीं थे।
परमिशन नहीं देते थे तो उस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा, क्योंकि उस राज्य का आगे कोई उत्तराधिकारी नहीं है। परंतु लॉर्ड डलहौजी ने देशी शासकों को मतलब देशी राज्यों को पुत्र गोद लेने की अनुमति प्रदान नहीं की और उनके राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो यही थी लॉर्ड डलहौजी की लैप्स नीति। ये डिटेल से जब हम करते हैं तो हम इसके सारे कारण देखते हैं कि कौन कौन से राज्य को कैसे इसने मिलाया, उस राज्य का उस समय राजा कौन था। इस तरह से जो हम इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ते हैं लैप्स के टॉपिक को, वो मैं करवा दूंगी आपको आराम से। और उनके राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। सबसे पहले सतारा राज्य जो कि महाराष्ट्र में है, सतारा राज्य डलहौजी की इस नीति का शिकार हुआ। सबसे पहले सतारा राज्य को इस नीति के तहत जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। जैसे कि हमने पढ़ा था कि लॉर्ड वेल्लेस्ली ने सहायक संधि के द्वारा हैदराबाद राज्य को मिलाया था अंग्रेजी राज्य में। इसी प्रकार इस लैप्स के सिद्धांत के द्वारा सतारा राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया। डलहौजी ने गोद लिए हुए पुत्र को सतारा का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और उसके राज्य को 1848 में कंपनी के साम्राज्य मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया गया। तो सतारा राज्य को लैप्स की नीति के द्वारा कब अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया? 1848 में। उसके बाद देखते हैं कि झांसी के शासक गंगाधर राव की, उस समय झांसी का शासक कौन था? गंगाधर राव। उसकी भी निसंतान मृत्यु हो गई और अंग्रेजों ने उसके द्वारा गोद लिए हुए पुत्र आनंद राव को, कि गंगाधर राव ने आनंद राव को गोद ले रखा था अपनी मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठाने के लिए, परंतु अंग्रेजों ने परमिशन नहीं दी और झांसी को भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। कब? 1853 ईस्वी में। तो राज सिंहासन का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और 1853 में झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। इसी प्रकार नागपुर राज्य को मिलाया गया, जैतपुर राज्य को, संबलपुर, बगाट और 1852 में उदयपुर राज्य को भी इस सिद्धांत के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। लॉर्ड डलहौजी के इस कार्य से भारतीय शासकों में असंतोष उत्पन्न हो गया। क्यों? वही बात थी कि सारे राज्यों को डलहौजी इस नीति के द्वारा जो है विलय कर रहा था अंग्रेजी साम्राज्य में। तो इन राज्य की जो जनता थी या इन राज्य की जो राजा की जो रानियां थी, उन सभी में असंतोष था। वो सभी जो है अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए और उन्होंने अंग्रेजों से अपने छीने हुए राज्य वापस लेने के प्रयास शुरू कर दिए। किन्होंने? इन राज्यों ने, जैसे कि नागपुर और झांसी, जैतपुर, संबलपुर, इन सभी राज्यों ने जो है 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था, लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति। हमारा थर्ड पॉइंट है अवध राज्य पर कुशासन का आरोप। ये भी एक 1857 की क्रांति का कारण बना। अवध की राजधानी उस समय कौन सी थी? लखनऊ थी, जहाँ से नवाब मतलब जहाँ से अवध का राजा शांतिपूर्वक शासन कर रहा था, प्रशासन चला रहा था। अवध के सभी नवाब हमेशा अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे और बुरे वक्त में अंग्रेजों का साथ भी देते रहे। इसके बावजूद लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर प्रशासनिक अकुशलता का आरोप लगाकर उन्हें गद्दी से उतार दिया और अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। डलहौजी के इस कार्य से अवध के जमींदार, वहाँ के किसान और वहाँ के सैनिक जो थे वो अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए और उन्होंने विद्रोह करने का निर्णय ले लिया। सीधी सी बात है, अवध राज्य जो है वहाँ का नवाब या वहाँ का राजा जो था वो अंग्रेजों के प्रति हमेशा वफादार रहा और अंग्रेजों की मतलब उनके साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार रखा। लेकिन अंग्रेजों को अवध उस समय काफ़ी समृद्धशाली था, तो अंग्रेजों को इस राज्य का विलय करना था कैसे भी। तो उन्होंने क्या चाल चली, उन्होंने उस समय जो अवध का नवाब था वाजिद अली शाह, उस पर प्रशासनिक अकुशलता का आरोप लगा दिया कि ये प्रशासन को अच्छी प्रकार से नहीं चला रहा है, ये अच्छे नियम नहीं बना रहा, अच्छे रूल नहीं बना रहा और इससे प्रजा भी संतुष्ट नहीं है। ये प्रशासन में जो है भ्रष्टाचार फैला रहा है। इस तरह से जो है
अकुशलता का आरोप लगा दिया कि प्रशासन या फिर राज्य को अच्छी प्रकार से नहीं चला रहा है। तो इसके तहत जो है अवध को 1856 में एकदम से जो है अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया गया। ना इसके साथ कोई संधि की गई, ना इस राज्य के साथ कोई युद्ध किया गया, बल्कि प्रशासनिक अकुशलता का आरोप लगाकर इस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। तो जो इस कारण जो है अवध के लोग, वहाँ की प्रजा, वहाँ की जनता जो है और वहाँ राज्य के अन्य लोग जो थे, दरबार के लोग थे, वो सारे के सारे अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए और उन्होंने जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने का निर्णय लिया। तो जब 1857 की क्रांति या विद्रोह शुरू हुआ तो अवध राज्य की जनता ने बढ़ चढ़कर इस क्रांति में भाग लिया। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट क्लियर। फोर्थ पॉइंट हमारा है मुगल सम्राट का अनादर, कि जो उस समय मुगल सम्राट था, मुगल जो गद्दी पर बैठा हुआ था मुगल राजा, उसका अनादर किया अंग्रेजों ने। तो उस कारण जो है मुगल भी अंग्रेजों के विरोधी हो गए। कि जब अंग्रेज शुरुआत में भारत आए थे तो वे मुगल सम्राट के प्रति बहुत सम्मान प्रकट करते थे, उनका आदर करते थे और अंग्रेज समय समय पर मुगल दरबार में उपस्थित होकर सम्राट को उपहार भी देते थे। मतलब मेन बात यही है कि जब अंग्रेज स्टार्टिंग से भारत में व्यापार करने के लिए आए थे तो वो मुगल सम्राट के प्रति आदर सम्मान रखते थे और उसको खुश रखने की कोशिश करते थे। उनको इम्प्रेस करने के लिए जो है उनको बार बार गिफ्ट भी देते रहते थे थोड़े थोड़े दिनों में, ताकि मुगल सम्राट जो है हमसे प्रसन्न रहे और हमें व्यापार करने से ना रोके। तो ये स्टार्टिंग से जो अंग्रेजों की चाल थी, उनकी प्लानिंग थी कि मुगल सम्राट को खुश रखो और भारत में व्यापार करते रहो। इसके अलावा वो सम्राट के नाम से ही अंग्रेज जो है वो सिक्के जारी करते थे, परंतु धीरे धीरे मुगल सम्राट के प्रति उनके व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। अंग्रेजों का जो है मुगल सम्राट के लिए व्यवहार बदलने लगा। उन्होंने मुगल सम्राट की उपेक्षा करनी, मतलब उसकी अनदेखी करनी शुरू कर दी। मुगल सम्राट को महत्व देना बंद कर दिया। अंग्रेजों ने सम्राट को उपहार देने भी बंद कर दिए और जो अंग्रेज सिक्के ढाल रहे थे वो भी उन्होंने स्वयं के नाम से ढालने शुरू कर दिए। अब वो मुगल सम्राट का नाम उन सिक्कों पर नहीं लिखवाते थे। मुगल सम्राट के इस अनादर से भारतीयों में आक्रोश उत्पन्न हो गया, मतलब उनमें गुस्सा जाग गया। यह आक्रोश उस समय और ज़्यादा बढ़ गया जब लॉर्ड कैनिंग, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की कि मुगल सम्राट बहादुर शाह की मृत्यु के बाद सम्राट की उपाधि समाप्त कर दी जाएगी और उसके उत्तराधिकारियों से लाल किला खाली करवा लिया जाएगा। इस बात से जो ये सम्राट था बहादुर शाह, इसकी बेगम मतलब इसकी रानी जो थी जीनत महल, वो क्रोधित हो गई और उसने अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रचने आरंभ कर दिए। और जो ये जीनत महल है ये 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग भी लेती है और इसने थोड़ी बहुत सफलता भी प्राप्त की थी अंग्रेजों के खिलाफ। तो मुगल सम्राट का अनादर, मतलब जब तक अंग्रेजों को ज़रूरत थी उन्होंने मुगल सम्राट को खुश रखा। जब उनको लगा कि हमारा व्यापार जो अच्छी तरह से सेट हो गया भारत में, तो उन्होंने मुगल सम्राट का अनादर कर दिया, उनको गिफ्ट देने बंद कर दिए, उनके दरबार में उपस्थित होना बंद कर दिया और सिक्कों पर भी उनका नाम लिखवाना बंद कर दिया। तो इससे जो है मुगल भी उनके अंग्रेज़ों के विरोधी हुए और भारत की जो जनता थी वो भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गई। और जो उस समय मुगल सम्राट बैठा हुआ था गद्दी पर बहादुर शाह, उसके खिलाफ भी जो है अंग्रेज़ों ने घोषणा कर दी कि जब बहादुर शाह मर जाएगा तो उसके बाद जो है मुगल सम्राटों को कोई भी मुगल सम्राट जो वो गद्दी पर नहीं बैठेगा, क्योंकि ये पद ही हम ख़त्म कर रहे हैं। ऐसी अंग्रेज़ों ने घोषणा कर दी कि बहादुर शाह जो है अंतिम मुगल शासक है, इसके बाद हम मुगलों की गद्दी पर किसी को भी नहीं बैठाएंगे, हम इस पद को ही ख़त्म कर देंगे। तो इसके बाद जो है और ज़्यादा आक्रोश फैल गया, लोगों में और ज़्यादा गुस्सा भड़क गया। तो इसके कारण भी जो है लोगों ने 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के खिलाफ भाग लिया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नाना साहब व झांसी की रानी से दुर्व्यवहार। नाना साहब जो थे वो मराठाओं से रिलेटेड थे और झांसी की रानी जो थी लक्ष्मीबाई, वो झांसी राज्य से रिलेटेड थी। कि अंग्रेज़ों ने मराठा के नाना साहब और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ दुर्व्यवहार किया, मतलब अच्छा व्यवहार नहीं किया, जिससे इन राज्यों की जनता भड़क गई। मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय का गोद लिया हुआ पुत्र नाना साहब था। कि जो मराठा पेशवा जो था
बाजीराव द्वितीय, उसने गोद किसको लिया था? पुत्र नाना साहब को। और लॉर्ड डलहौजी के लैप्स की नीति के द्वारा गोद लिए हुए पुत्र को अंग्रेज मान्यता नहीं देते थे, उसको गद्दी पर नहीं बैठाते थे। तो इन्होंने नाना साहब का विरोध किया कि हम तुम्हें गद्दी पर बैठने के परमिशन नहीं देंगे, बल्कि हम जो है मराठा के इस राज्य को अपने राज्य में मिलाएंगे। तो बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने नाना साहब को उनका उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया और उनकी जो 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन थी, जो कि उनको 8 लाख रुपए मिलते थे, वो भी बंद करवा दिए किन्होंने? अंग्रेजों ने। अतः नाना साहब ने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में बढ़ चढ़कर भाग लिया, क्योंकि उनको अंग्रेजों ने नाना साहब को गद्दी पर नहीं बैठने दिया। इस कारण नाना साहब जो है अंग्रेजों से नाराज था और उसने जो है अंग्रेजों से बदला लेने की कोशिश की और बदला लेकर उन्होंने जो 1857 की क्रांति में भाग लिया। उसके बाद आता है कि झांसी के शासक गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। उसके बाद जो लॉर्ड डलहौजी था, उसने वहाँ भी पुत्र गोद लिए हुए पुत्र को राजा मानने से मना कर दिया और झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो इससे जो है गंगाधर राव की पत्नी थी लक्ष्मीबाई, वह भड़क गई, क्योंकि वो चाहती थी कि उसका गोद लिया हुआ पुत्र गद्दी पर बैठे और अंग्रेजों ने बैठने नहीं दिया। तो इस कारण जो है रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो भड़क गई और उसने अंग्रेजों के विरुद्ध तलवार उठा ली और उसने अंग्रेजों से अपना राज्य वापस लेने के प्रयास शुरू कर दिए और बदला लेने की पूरी कोशिश की। तो उसे यह मौका मिला 1857 की क्रांति के द्वारा। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी अंग्रेजों के खिलाफ इस क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया। यह हमारा 5वां पॉइंट क्लियर हो गया कि नाना साहब और झांसी की रानी के साथ गलत व्यवहार किया, उनको ज़्यादा परेशान किया, उनके राज्यों को छीन लिया। तो इस कारण जो है ये दोनों ही जो है शक्तिशाली भी थे और इन दोनों ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अफगानिस्तान के युद्ध का प्रभाव। 1841-42 में अफगानिस्तान में अंग्रेजी सेना को हार का सामना करना पड़ा। 1841-42 के बाद 1857 की क्रांति से पहले अफगानिस्तान में जो है अंग्रेजी सेना हार गई थी। ये हम दूसरे देश की बात करें अफगानिस्तान की, तो इसका भारतीय सैनिकों पर यह प्रभाव पड़ा कि उन्होंने यह जान लिया कि अंग्रेजी सेना को हराना नामुमकिन नहीं है। मतलब उनमें जोश उत्पन्न हो गया कि अगर अफगानिस्तान के लोग अंग्रेजी सेना को हरा सकते हैं तो हम भी अंग्रेज़ों को भारत में हरा सकते हैं, उनकी सेना को हरा सकते हैं। इसी प्रकार 1856-57 में 1857 की जब क्रांति चल रही थी, उसी समय जो है क्रीमिया के युद्ध में भी अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा। तो इन युद्धों से भारतीयों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न हो गई, क्योंकि उन्हें मोटिवेशन मिल रहा था कि अफगानिस्तान के लोगों ने अंग्रेज़ों को हरा दिया, क्रीमिया के युद्ध में भी अंग्रेज़ हार गए, तो हम भी जो है अंग्रेज़ों को भारत में हरा सकते हैं और उनको हमेशा के लिए भारत से बाहर भगा सकते हैं। तो इस कारण जो है अब भारतीयों को यह विश्वास हो गया कि वे एक दिन अंग्रेज़ों के विरुद्ध सफलता ज़रूर प्राप्त कर लेंगे। तो इस मतलब अफ़गानिस्तान के युद्ध ने भी भारतीय लोगों में उत्साह भर दिया, उनको मोटिवेट किया अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए। तो ये हमने 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारणों को देखा है, बहुत डिटेल से देखा है। 6 पॉइंट हैं, आप इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। मैं एक बार आपको रिकॉल दोबारा करवा देती हूँ, एक बार दोबारा याद। तो हमने पहला पॉइंट पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी नीति, जिसके खिलाफ भारतीयों ने विद्रोह किया। दूसरा पॉइंट था लॉर्ड डलहौजी की लैप्स नीति या फिर लैप्स का सिद्धांत, जिसके द्वारा गोद लिए हुए पुत्र को इसने मान्यता नहीं दी और उस राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया, जिस कारण जो है राज्य उनके खिलाफ हो गए। थर्ड पॉइंट, अवध राज्य को इन्होंने कुशासन का आरोप लगाकर उसको मिला लिया अपने राज्य में। ना इस राज्य के साथ युद्ध किया, ना इस राज्य के साथ कोई संधि की, बल्कि सिर्फ कहा कि ये राजा जो है यहाँ अवध का राजा अच्छी प्रकार से प्रशासन नहीं चला रहा है, इसलिए जो है अंग्रेज इस राज्य को अपने अंडर ले रहे हैं। नेक्स्ट, मुगल सम्राट का इन्होंने अनादर किया, उनके इंसल्ट की, उनके प्रति आदर भाव नहीं रखा और ना ही उनको गिफ्ट दिया, ना ही उनके दरबार में उपस्थित होते थे, ना ही उनकी किसी भी काम में मुगल सम्राट की परमिशन लेते थे। और साथ में अंग्रेजों ने यह घोषणा भी कर दी कि बहादुर शाह अंतिम मुगल सम्राट है, इसके बाद मुगल सम्राट का पद ही जो है हम समाप्त कर देंगे। तो इस कारण भी जो है जनता ज़्यादा भड़क गई।
नेक्स्ट पॉइंट, नाना साहब और झांसी की रानी से दुर्व्यवहार। झांसी की रानी जो है वो झांसी राज्य से जुड़ी हुई है लक्ष्मीबाई, और नाना साहब जुड़े हुए हैं मराठों से। तो नाना साहब को तो गद्दी पर नहीं बैठने दिया, और झांसी से है जो है झांसी को गोद लिए हुए पुत्र को गद्दी पर नहीं बैठने दिया, जिस कारण ये दोनों ही जो है अंग्रेजों के खिलाफ थे, और इन दोनों ने ही जो है अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठा ली और युद्ध करने का निर्णय ले लिया। और लास्ट हमारा पॉइंट था अफगानिस्तान के युद्ध का प्रभाव, कि इन युद्धों से भी जो है भारतीयों में को मोटिवेट किया, भारतीयों को मोटिवेशन मिला कि अगर ये हम अंग्रेज़ों को हरा सकते हैं, अपने देश से निकाल सकते हैं, तो हम भी अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करेंगे, क्रांति करेंगे, और अंग्रेज़ी सेना को हराकर हमेशा के लिए भारत से अंग्रेज़ों को बाहर निकाल देंगे। तो ये 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण थे। इसी प्रकार जो हम आर्थिक, प्रशासनिक और सामाजिक कारणों को भी देखेंगे, तो इस तरह से जो है इस 1857 की क्रांति का पूरा बेस तैयार होता है कि किन किन कारणों से यह क्रांति शुरू हुई। कोई एक कारण नहीं था इस क्रांति के शुरू होने का, बल्कि बहुत सारे ऐसे कारण थे जिनके कारण जो है इस अंग्रेज़ों ने जो है भारतीयों को मजबूर कर दिया कि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ तलवार उठा लें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई। 1757 से लेकर 1857 तक 100 साल में अंग्रेज़ों ने भारतीयों पर इतने अत्याचार किए, उनके राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। मतलब इन 100 सालों में जो है अंग्रेज़ों ने जो जो कांड किए, जो जो गलत नीतियां अपनाई, उन सभी नीतियों के द्वारा जो है भारतीय अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए, और यह क्रांति भारतीयों के खिलाफ छेड़ दी। और अगर यह क्रांति उस समय सफल हो जाती तो शायद भारत से अंग्रेज़ 1857 में ही चले जाते। लेकिन अफसोस की बात है कि ये क्रांति सफल नहीं हो पाई, और इस क्रांति को अंग्रेज़ों ने अपनी शक्ति के बल पर दबा दिया, और यह विद्रोह समाप्त हो गया। अगर यह विद्रोह समाप्त नहीं होता, पूरे भारत देश की जनता एक साथ मिलकर अगर विद्रोह करती, इस क्रांति में भाग लेती, तो अंग्रेज़ उस समय ज़रूर भारत से चले जाते। इन चीज़ों को हम आगे जैसे जैसे हम इसके टॉपिक को आगे आगे पढ़ते जाएंगे, कारणों को देखेंगे, स्वरूप को देखेंगे, घटनाओं को देखेंगे, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आने लगेगा कि क्रांति कैसे शुरू हुई, किन किन ने इसमें भाग लिया, और किस कारण जो है यह क्रांति सफल नहीं हो पाई। तो उसको हम आगे की क्लास में कवर कर लेंगे। तो आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा, आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, ताकि जब भी मेरी नई क्लास आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, चलिए ठीक है। थैंक यू एवरीवन।